बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है और इनको किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रियल वर्ल्ड में यूज़ होती हैं और हम कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आगे पढ़ेंगे। तो इन सब को हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी ऐसी ज़ुबान है जो कि आपका कंप्यूटर समझ सके, उसको आप कहेंगे कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो। आपने एक और चीज़ भी इसमें याद रखनी है कि एक कंप्यूटर जो कि है वो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझता। लेटेस्ट जो कंप्यूटर्स अब आते हैं ये इनमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम किए जा सकते हैं और इनमें जो आगे भी प्रोग्राम इनमें लिखे जाते हैं जो कि इनके ऊपर रन हो सकते हैं वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखे जा सकते हैं एक ही काम को करवाने के लिए। तो ये इसकी मिसाल आप इसी तरीके से ले लें कि भाई जैसे लैंग्वेज है ना, एक ज़ुबान है। तो एक बंदा है वो मल्टीपल ज़ुबान बोल सकता है, ठीक है? कोई भी बंदा है वो सपोज़ अरेबिक भी बोल सकता है, फ्रेंच भी बोल सकता है, उर्दू भी बोल सकता है, इंग्लिश भी बोल सकता है और समझ भी सकता है। इसी तरह जो कि है आपका कंप्यूटर है ना, वो भी मल्टीपल ज़ुबानें समझ सकता है। मसलन कि सी समझ सकता है, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, पास्कल, फोर्ट्रॉन, मतलब कि यू नेम इट। और वो लैंग्वेजेस जो कि हैं आपके कंप्यूटर में समझी जा सकती हैं, उसको आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। ये तो होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब हम देखते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को किस सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले कि हमारे पास आ जाती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस, और इन लो लेवल लैंग्वेजेस के साथ हमारे पास होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो इन दोनों में आगे इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं इनके अंदर हमारे पास आ जाती है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है इनके अंदर भी तीन कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि होती हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी इन सारे जो लैंग्वेजेस हैं इन सबको हम एक एक करके देखेंगे और फर्दर डिटेल में मैं सारों की एग्जांपल भी आपको दूंगा और सारी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। लेकिन इस समझाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि हम एक एग्जांपल देख लें जो कि इन तीनों लैंग्वेजेस को किसी हद तक कंपेयर करती है। कि जो हमारे पास सी लैंग्वेज है वो बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली और मशीन दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आपको ये कंपैरिजन समझ आ गया तो आपको आगे जो उन लैंग्वेजेस को समझना है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम एक छोटे से कोड की एग्जांपल लेते हैं जो कि बड़ा ही आसान सा कोड है। तो एक मेरे पास कोड है कि जो जिसमें कि लिखा हुआ है कि भाई हमने ना पहले दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई एक हमारे पास वेरिएबल है जो कि है x, और उसको मैंने वैल्यू असाइन करा दी है 2 की। और एक और वेरिएबल है मेरे पास y, इसको मैंने वैल्यू असाइन करा दी है 4 की। और इसके बाद जो है मैं इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर रहा हूँ x प्लस वाई लिख के यहाँ पे, और इसको मैं स्टोर करा रहा हूँ यहाँ पे वेरिएबल z के अंदर, ठीक है? तो वेरिएबल z के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं कि इस टाइम पे क्या वैल्यू होगी, तो वेरिएबल z में इस टाइम पे वैल्यू जो है वो इस कोड के एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे इसमें 6 वैल्यू स्टोर हुई होगी। अब हम देखते हैं कि यही कोड अगर हम असेंबली लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। अगर ये देखें असेंबली लैंग्वेज हमने लिखना है ना, उसके लिए छोटी सी चीज़ समझ लें कि इसमें असेंबली लैंग्वेज जो होती है इसमें आप वेरिएबल्स में डायरेक्टली वैल्यूज नहीं लिख सकते। जैसे इधर आपने लिख दिया थी कि x इज इक्वल टू 2। असेंबली लैंग्वेज में एक चीज़ होती है उसको कहते हैं रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स मोस्टली इस तरीके से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जैसे होता है ई ए एक्स, ई बी एक्स करके, इस तरह इनके नाम होते हैं। इन रजिस्टर्स में आप वैल्यूज़ को रखते हैं और फिर इन्हीं रजिस्टर्स को आपस में आप ऐड करवा देते हैं तो वो वैल्यूज ऐड अप हो जाएंगी। तो अच्छा, अब इन इसमें जो ऑपरेटर है जो कि वैल्यू को रखने के लिए है वो मूव का ऑपरेटर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एम ओ वी से मैंने आइडेंटिफाई इसको किया हुआ है। तो ये जो पहली वाली लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या क्या कह रही है, ये कह रही है कि भाई मूव करवा दो जो वैल्यू है 2 की ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि भाई ई एक्स रजिस्टर में 2 की वैल्यू रख दो। दूसरी जो लाइन है इसमें आप कह रहे हैं कि जो ई बी एक्स रजिस्टर है इसमें 4 की वैल्यू रख दो। और इसी तरह आप तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि ई सी एक्स रजिस्टर जो है इसमें 0 की वैल्यू रख दो। तो हमने किया क्या है कि जैसे कि हमने सी लैंग्वेज में यहाँ पे जब कहा था ना कि x इज इक्वल टू 2 कर दो, तो इसको यहाँ पे जब असेंबली में हमने लिखा है तो इस तरीके से लिखा है कि एक ई ए एक्स रजिस्टर लो और उसके अंदर वैल्यू 2 की रख दो। तो आप ई एक्स को रजिस्टर को समझ लीजिए कि ये वेरिएबल x को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जब हमने लिखा था कि y को 4 कर दो, तो वो हमने असेंबली लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा है कि भाई ई बी एक्स रजिस्टर में 4 की वैल्यू को लिख दो, या 4 की वैल्यू जो है ई बी एक्स रजिस्टर में स्टोर कर दो। अब जो तीसरी चीज़ थी ना कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, में z को वो खुद ही मेमोरी लोकेशन असाइन कर देता है सी में, लेकिन यहाँ पे वो नहीं करता। तो आपको एक सी में असेंबली में जो कि है वो करना ही पड़ता है कि आपने एक ई सी एक्स रजिस्टर लिया और उसमें अपने वैल्यू रख दी 0 की। ठीक है, ये हो गया। अब आप करते हैं ऐड। अब वहाँ पे आपने ऐड कैसे किया था कि बस आपने सिंपली लिख दिया था कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दो, तो उसने ऐड कर दिया था। जबकि अब यहाँ पे अब ऐड करेंगे असेंबली में तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि भाई
ECX रजिस्टर जो था उसके अंदर EAX रजिस्टर की वैल्यू ऐड कर दो। मतलब कि ये इसको इस तरह समझेगा कि ECX में अगर वैल्यू 0 थी तो उसके अंदर EAX ऐड हो गया तो ये +2 आ जाएगा। तो ECX रजिस्टर जो कि है उसके अंदर इस टाइम पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो 2 की पड़ी होगी। और जब अगली स्टेटमेंट इससे एग्जीक्यूट होगी तो वो ये करेगी कि भाई ECX रजिस्टर में अब जो भी वैल्यू है उसमें EBX रजिस्टर की वैल्यू ऐड कर दो। तो ECX में अभी जो वैल्यू पड़ी है वो 2 की है, इसके अंदर आप कह रहे हैं कि भाई ऐड कर दो EBX की वैल्यू। EBX में पड़ी हुई थी 4, तो ये दोनों ऐड अप होके आ जाएंगी 6। तो इस टाइम पे अब ECX रजिस्टर जो कि है इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 6 की है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई जो लैंग्वेजेस हैं जो कि असेंबली है उसके अंदर जो कि है इस तरीके से लिखा जाता है दो नंबर्स को अगर आपने ऐड करना है। अब हम यही एक चीज़ देखते हैं कि भाई मशीन लैंग्वेज में कैसे ये चीज़ की जाती है। अब मशीन लैंग्वेज में अगर मैं ये पूरा कोड लिखने बैठ जाता कि मैं आपको सारा का सारा कोड दिखाता कि भाई हम रजिस्टर में असाइन किस तरीके से करते हैं वैल्यू को, उसके बाद हम ऐड किस तरीके से करते हैं और फिर हम स्टोर किस तरीके से कराते हैं, तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और इधर इसको बताने का मकसद कोई ना होता। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लिखी है मशीन लैंग्वेज की, और ये कर ये रही है कि ये दो नंबर्स 2 और 4 को ऐड कर रही है। तो हमने सिर्फ ये इसको समझने के लिए यहाँ पे लिखा है, और ये वाली एग्जांपल जो कि है एक माइक्रो कंट्रोलर से ली गई है और उसके अंदर भी असेंबली लैंग्वेज में उसको प्रोग्राम किया जाता है। तो उसी में उसकी डाटा शीट में लिखा हुआ है कि भाई किस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज में, वहां से हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया। तो मैं भी आपको समझाता हूँ कि ये कर क्या रही है, किसी भी कंप्यूटर पे इसी तरीके से चल रही होगी कि इसकी जो पहली दो बिट्स है ना, ये वाली जो दो बिट्स हैं इसकी, ये तो फिलहाल जो है सिर्फ फिलर है यहाँ पे, क्योंकि MSB की वैल्यू में आगे कोई नहीं है तो हमने दो जीरोस डाल के इधर फिलर एक डाल दी है। इसकी जो अगली यहाँ पे 6 बिट्स है ना, ये वाली जो कि हैं 111110, ये कंप्यूटर को ये आइडेंटिफाई करवा रही हैं कि ये ऐड का ऑपरेशन होने लगा है। ठीक हो गया। और इससे अब अगली जो बिट्स हैं, चार जो बिट्स हैं, वो बताती हैं कि जो नंबर्स ऐड करने हैं उसमें से पहला नंबर कौन सा है। तो 0010 पहला नंबर बता रहा है, जो कि 0010 अगर आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू है 2 की। और जो इससे अगली चार बिट्स हैं वो बता रही है कि दूसरा नंबर जिसको ऐड करना है वो क्या है। तो ये भी चार बिट्स बता रही हैं कि ये 4 की वैल्यू है, तो ये कह रही है कि 2 को जो है 4 में ऐड करना है। तो अब आप इसको देखें पूरा, अगर इसको पढ़ने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि भाई ये वाला बता रहा है कि भाई ऐड का ऑपरेशन करना है। ठीक है। ये जो सेकंड वाला है ये बता रहा है कि भाई नंबर 2 को ऐड करना है 4 के अंदर। तो बेसिकली कर ये वही रहा है कि 2 और 4 को ऐड कर रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ मशीन वाले कोड को देखें तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए समझना कितना मुश्किल हो जाएगी, जबकि असेंबली में किसी हद तक आसान हो गई थी, और अगर आप सी में देखें जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई थी। अब इसी चीज़ को अब आप याद रखिएगा कि भाई एक दो चीज़ ये कि भाई मशीन लैंग्वेज किस तरह की होती है। भाई इस बाइनरी फॉर्म में दिखती है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा दी। ठीक है। दूसरा, इसमें चीज़ें ऐड किस तरीके से होती हैं, या मतलब ऐड तो मैंने एक ऑपरेशन बताया ना, इसी तरह हर ऑपरेशन इसी तरीके से होता है कि कोई भी ऑपरेशन है उसका एक कोड होगा, वो यूनिक कोड आपने लिखना होगा। जैसे इसमें वन वन ट्रिप पेंटा वन और फिर जीरो है। इस तरीके से जो असेंबली है अगर उसमें ऐड करना हो तो ADD का ऑपरेटर है, और अगर सी में ऐड करना हो तो बहुत ही आसान है। जैसे नॉर्मल इंग्लिश और मैथ्स में लिखा जाता है कि भाई एक वेरिएबल एक्स है तो प्लस का साइन डाला, वाई डाला, तो वो जी ऐड कर देता है आपको। तो अभी हम इसी चीज़ को आगे देखेंगे कि इनका फ़ायदा क्या है, कैसे जो कि है रियल वर्ल्ड में अब कौन सी लैंग्वेजेस जो कि हैं यूज़ होती हैं। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई अब जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले दिखाई थी आपको यही वाली सी जो पेज था, इसमें हमने देखा था कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लो लेवल भी होती हैं और हाई लेवल भी होती हैं। और लो लेवल हमने कहा था कि उसमें मशीन और असेंबली लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। तो अब इसी कंपैरिजन को ज़हन में रखते हुए हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की पहले कोशिश करेंगे कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो हम चलते हैं, शुरू कर लेते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस को। तो लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं ये बेसिकली होती हैं मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। मशीन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि भाई ये स्पेसिफिक टू अ मशीन होती हैं। को एक मशीन पे जिस पे ये रन कर रही हैं सिर्फ उसी पे रन करेंगी। अगर आप इसको किसी और मशीन पे रन करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं काम करेंगी। मतलब कि जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि भाई मेरे पास जब ऐड का ऑपरेशन था तो मैंने ऐड के ऑपरेशन के लिए कोड लिखा था, जो कि कोड कुछ इस तरह का दिखता था कि उसमें 5 दफ़ा 1 था और उसके बाद 0 था। ठीक है। अब ये जो कोड है, अगर ये एक कंप्यूटर में इस तरह का होगा, सपोज एक इंटेल का कंप्यूटर है तो उसमें ये कोड ये होगा। अगर एक और सपोज कर लेते हैं कि राइजन का या हमारे पास AMD का कंप्यूटर है, तो उसके अंदर हो सकता है कि ये कोड थोड़ा फर्क हो, उन्होंने उसको 1111 0001 करके लिखा हो और उसमें ऐड का ऑपरेशन इस तरीके से हो रहा हो। तो अगर आप जो है इसमें करने की कोशिश करेंगे कि भाई एक मशीन के लिए जो आपने कोड लिखा है आप दूसरी पे भी चलाने की कोशिश करेंगे तो दूसरी पे वो काम नहीं करेगा, या अगर काम करेगा तो गलत काम करेगा।
तो इस वजह से ये जो लैंग्वेजेस होती हैं लो लेवल जो होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मशीन ओरिएंटेड होती हैं, जिस मशीन के लिए लिखी जाती हैं स्पेसिफिकली उसी पे काम करती हैं। अच्छा, एक और इसकी एग्जांपल ले लीजिए। इसकी एग्जांपल एक और आप ये ले लें कि भाई एक मेमोरी अगर मैं आपको बना के दिखाऊं किस तरह की होती है, अगर ये हम देखें कि भाई ये एक मेमोरी है और उसमें सेवरल एड्रेसेस जो कि हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई इधर कुछ एड्रेसेस हैं हमारे पास, इस तरह की कुछ होती है मेमोरी। और इसमें एड्रेसेस इस तरीके से लिखे गए होते हैं कि भाई यहाँ पे एड्रेस है सपोज 7001, यहाँ पे है 7002, यहाँ पे है 7003, 7004, और ये इसी तरह चलती जाती है और इसका लास्ट एड्रेस होगा 8000। और अगर इससे ऊपर भी आप देखें तो इसी तरह ऊपर भी इसके एड्रेसेस आ रहे होंगे। तो ये मैंने एक बनाई है जो कि 8 किलोबाइट की मेमोरी है, तो इसमें 8000 स्पेसेस होंगे, एड्रेसेस होंगे। तो अब हमने जब कोड लिखा था ना पहले, मूव वाला जब आप देख रहे थे, तो ई एक्स रजिस्टर था, ई बी एक्स रजिस्टर था, याद होगा आपको असेंबली में। वो भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। तो उसमें अब सपोज करें आपके भाई जो ई एक्स रजिस्टर था ना उसकी लोकेशन थी 7002, ठीक है। और जो ई बी एक्स रजिस्टर था उसकी लोकेशन थी जी, आप कह रहे हैं 7003। और जो उनका सम था ना उसकी आप सपोज कर लें कि जो लोकेशन थी वो है 8000, ठीक है। तो जब आपने सम किया था भाई, ए एक्स पे एक वैल्यू रखी, बी एक्स पे एक वैल्यू रखी, सम किया 8000 में, उसका रिजल्ट आ गया, उसने आपको दे दिया। अब आप एक और कंप्यूटर पे चाहते हैं कि आप इसी प्रोग्राम को रन करें, लेकिन वो जो दूसरा वाला कंप्यूटर है ना वो उसकी मेमोरी है 4 किलोबाइट की, ठीक है। अब आप उसके ऊपर जब रन करेंगे तो उसमें तो जो एड्रेस हैं वो तो लिमिटेड है, वो उसका तो आखिरी एड्रेस जो इस जगह पे आएगा उसकी तो आखिरी एड्रेस की वैल्यू ही 4000 होगी। तो आपने जो पिछला जो प्रोग्राम लिखा था वो तो एक्सेस कर रहा था उन मेमोरी एड्रेसेस को जो कि 7002 और 7003 और 8000 थे, वो तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस वजह से उसके ऊपर ये काम ही नहीं करेगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जितनी भी मशीन लैंग्वेज जब भी होती है या लो लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं, असेंबली और मशीन दोनों, ये बहुत ही ज़्यादा मशीन ओरिएंटेड होती हैं कि जिसके ऊपर लिखी गई है या जिस मशीन के लिए लिखी गई है उसी में काम करेगी। कहीं और आप अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो इवन अगर काम कर भी गई तो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो गलत होगा। अब दूसरी जो चीज़ है कि भाई जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको डिटेल्ड इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर जो कि है वो आपको पता होनी चाहिए। वो क्यों? मसलन कि देखें, आप कोई भी ना एक कोड लिख रहे हैं, आप मैं कहता हूँ लो लेवल लैंग्वेजेस का आप कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई इस लोकेशन पे जाके इस बाइट की वैल्यू को 1 कर दो, ठीक है। या आप कहेंगे कि भाई ये वाला जो कि हमारे पास है ना वैल्यू, इसको उस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आप कहेंगे भाई मल्टीप्लाई करने के लिए क्या पहली बात है कि भाई कितनी वैल्यूज को आपका जो हार्डवेयर है वो सपोर्ट करता है। मसलन कि क्या वो 3000 को 8000 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है? क्या वो 10 की पावर 7 को 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर सकता है? तो आपको ना हार्डवेयर की लिमिटेशंस का नोन होना ज़रूरी है, आपको उनकी उसकी मेमोरी का नोन होना ज़रूरी है, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि भाई उसमें कौन-कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते। अगर आप करेंगे उन ऑपरेशंस को तो किन रजिस्टर्स को आप यूज़ करेंगे, कैसे आप उस उन रजिस्टर्स को एक्सेस करेंगे। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर डिटेल्स जो हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको वो नहीं पता होंगी तो डेफिनिटली आप उसको कोड ही नहीं कर सकेंगे। तो एक फ़ायदा अगर आप मेरे से पूछें तो लो लेवल लैंग्वेजेस का किसी हद तक फ़ायदा ये है कि भई आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस कंप्यूटर की जिसमें आप प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन नुकसान ये है कि भई एक छोटे से प्रोग्राम को करने के लिए भी आपके लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए कोड लिखना। क्योंकि वो एक-एक चीज़ को समझना और उसके बाद आप उस कोड के ऊपर जाएँगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी लग जाएगा और एफ़र्ट भी लगेगी। तो अब हम देखते हैं कि भई जो लो लेवल लैंग्वेजेज़ हैं, हमने कहा था ये 2 तरह की होती हैं। हमने कहा था एक होती है इसमें मशीन लैंग्वेज और दूसरा हमने कहा था असेंबली लैंग्वेज। अब हम एक-एक करके इन दोनों को देखते हैं। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज वो ज़ुबान है या मशीन की वो ज़ुबान है कि भई जो डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर है। वो कैसे? कि हमने हमें ये पता है कि जो कंप्यूटर है ना, वो उसको ये बातें नहीं समझ आती कि भई ये हम जब कहते हैं कि भई x प्लस वाई जो क्या है आगे सेमीकोलन, ये उसको नहीं समझ आती। इसको वो ट्रांसलेट करता होता है, वो हम देखेंगे आगे कैसे। तो उसको समझ क्या आती है? उसको समझ आती है कुछ इस किस्म की ज़ुबान। आप कहते हैं भई ये 1 1 1 0 0 0 1 0 डबल ज़ीरो 1 1, इस तरह की जो ज़ुबान है ना, जो बाइनरी की ज़ुबान है, उसको ये समझ आती है और वो इसके अंदर से जो कोड्स है ना अपने पढ़ लेता है। वो कहता है अच्छा ये जो है ये एक ऑपरेशन है, कोई कोई हो सकता है मल्टीप्लाई का हो, कोई किसी चीज़ का ऑपरेशन आप अज़्यूम कर लें। ये जो कि है वो एक नंबर है, इसी तरह ये एक नंबर है, अच्छा इन्हें मैंने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा भई कोई मूव का ऑपरेशन है, अच्छा मैंने इस वैल्यू को उधर से उधर कर देना है। लेकिन वो समझता उसको जो कि है इसी तरीके से है कि बाइनरी में समझता है चीज़ों को। तो और मशीन लैंग्वेज जो होती है वो लिखी जाती है बाइनरी में इसी तरीके से, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि ऐड जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था कि भाई वो एक पेंटा 1 और फिर 0 था, वो बता रहा था उसको ऐड करना है और आगे फिर बाइनरी में नंबर्स लिखे हुए थे। तो उसको डायरेक्टली समझ आती है मशीन लैंग्वेज की।
अब जो मशीन लैंग्वेज में कोड है ना वो स्पेसिफिक टू अ मशीन है, जैसे कि वो तो हमने पहले भी देख लिया था कि भाई लो लेवल लैंग्वेजेस में जितने भी कोड होंगे तो वो स्पेसिफिक टू अ मशीन ही होंगे। ठीक है। और एक और चीज़ जो कि है वो डिफिकल्ट टू कोड इंटरप्रेट एंड डिबग, वो क्यों? मसलन मैं आपको उसी कोड की एग्जांपल देता हूँ जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था। तो अगर मैं आपको ये कोड दिखा दूं, और अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक पार्ट उसका दिखाया है, सपोज करें ये पूरा कोड होता जो कि थाउजेंड्स ऑफ लाइंस हैं और इसमें को मसला आ जाए, तो आप सिर्फ एक लाइन को डिबग करने के लिए फ़िलहाल ना मुझे कह लें कि 2 से 3 मिनट तो आराम से लग जाएँगे कि भई मैं देखूँगा अच्छा ये क्या कर रही है चीज़, अच्छा ये क्या कर रही है, अच्छा ये तो ऐड का ऑपरेशन होता है इस वाले कंप्यूटर में, ये 2 को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, अच्छा ये 4 को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। इसी तरह फिर मूव के ऑपरेशंस आएँगे, इसी तरह मेमोरी को एड्रेस करने के लोकेशन के ऑपरेशंस आ जाएँगे। मतलब कई ऑपरेशन इस तरह के आ जाएँगे जो कि आपको पढ़ने में ही बहुत देर लग जाएगी, तो इसलिए कोड करना इसको बड़ा ही मुश्किल है। इंटरप्रेट करना कि भाई अगर आपको ये कोड दे दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा भाई अच्छा ये बताओगे ये कर क्या रहा है, या आपने इसको रीयूज़ कहीं पे करना था, तो भाई बड़ा ही मुश्किल है वो, क्योंकि ये चीज़ समझेंगे तो आप इसको रीयूज़ करेंगे ना। और डिबग करना कि भाई अगर कहीं पे मसला आ गया, मतलब सपोज इधर लिखना आपने 2 था लेकिन आपने इधर लिख दिया 1 1, ठीक है। अब ये 2 को नहीं, ये तो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप तो 2 को करना चाह रहे थे, अब चूंकि आप करना 2 को चाह रहे थे और ये 3 हो गया, तो अब आप ढूंढते ही रह जाएंगे कि भाई ये कहाँ पे गलती हो गई। तो इसलिए इसको डिबग करना भी बड़ा मुश्किल है। तो जो मशीन लैंग्वेजेस हैं वो डिफिकल्ट टू कोड, इंटरप्रेट और डिबग हैं। अब हम देखते हैं असेंबली लैंग्वेजेस को। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहली बात, असेंबली लैंग्वेज जो कि हैं वो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें कि सिंबॉलिक कोड्स और एब्रिविएशंस यूज की जाती हैं जिनको नेमोनिक्स कहते हैं। ये क्या चीज़ है भाई? पहले हमने दो चीज़ें देखी थी। हमने सबसे पहली चीज़ ये देखी थी कि भाई एक था हमारे पास मशीन लैंग्वेज का कोड, उसमें हमने कहा था कि भाई जो वैल्यू एक लिखी हुई थी ना वो इस तरह की लिखी हुई थी, 1 1 1 1 0 00 1 0 और 00 1 0 0, ठीक है। इस तरह की एग्जांपल लिखी हुई थी। अब ना ये हमने कहा था कि भाई ये जो चीज़ है ये बता रही है कि ये ऐड का ऑपरेशन है। अब जो आपकी है ना असेंबली लैंग्वेज, वो सिंपली ये कह देती है कि इसकी जगह लिख दो ऐड। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि भाई हमने इसकी जगह सिर्फ ऐड लिख दिया इस पूरे एक बाइनरी नंबर की जगह। तो उधर देखेंगे ये ढूंढना पड़ता था कि भाई ये नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कोड की जगह पे हमने एक सिंबॉलिक कोड उसको दे दिया, या एडीडी जिस तरीके से, या एब्रीवेशन आप इसको कह लें कि एडीडी, और इसी को नेमोनिक भी कहा जाता है। कि भाई आपने एक सिंबॉलिक कोड उसको दे दिया है, और अब जब भी ना आपने पढ़ना है तो आप सिर्फ एडीडी लिखेंगे, तो ये आपके लिए आसान हो गया ना, इसको समझना भी आसान हो गया, इसको डिबग करना भी आसान हो गया, और इस कोड को लिखना भी कदरे आसान हो गया मशीन लैंग्वेज के निस्बत। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज है दैट इज ईजियर टू कोड, इंटरप्रेट एंड डिबग। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि आसान है, ये किसकी निस्बत आसान है? सी की निस्बत आसान नहीं है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस की निस्बत, ये असेंबली लैंग्वेज की निस्बत आसान है। मतलब कि हम रिलेटिव स्केल पे देख रहे हैं इसको। अब ये इसका जो एक ड्रॉबैक है वो ये कि भाई आप कह सकते हैं कि भाई कंप्यूटर जो कि है वो डायरेक्टली इसको अंडरस्टूड नहीं करता। लेकिन इस ड्रॉबैक को कहीं पे भी इस टाइम पे मेरा नहीं ख्याल कंसिडर किया जाता है, इस वजह से क्योंकि हमारे पास अब जो कि हैं असेंबलर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपकी असेंबली लैंग्वेज को बहुत ही तेज़ी से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस होता है वो निग्लेजिबल होता है। मतलब कि तकरीबन आप कह लें कि होता ही नहीं है। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज की जो स्पीड है, जो कि उनके रन टाइम पे स्पीड होती है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। इस वजह से मशीन लैंग्वेज अब कहीं भी यूज़ नहीं की जाती। अगर कहीं पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली चाहिए भी हो आपको लो लेवल लैंग्वेज, तो वहाँ पे असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और ये असेंबली लैंग्वेज अभी भी अगर आप लोग जब यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो देखेंगे कि ये असेंबली लैंग्वेज में अभी तक माइक्रो कंट्रोलर्स कुछ ऐसे हैं जो कि इन्हीं में प्रोग्राम किए जाते हैं। और कुछ जगहों पे कोड जो क्या है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रिक्वायर्ड होती है, उन जगहों पे भी असेंबली लैंग्वेज को अभी भी यूज़ किया जाता है। अब असेंबली लैंग्वेज जो कि है उसके हम देखते हैं कि फ़ायदे क्या हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई ये फास्टर है, क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज है तो उसको ट्रांसलेट नहीं ज़्यादा नहीं करना पड़ता। मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में इतना टाइम नहीं लगता असेंबलर को। और चूंकि आपने ये बहुत ही लो लेवल पे लिखी हुई है तो भाई इसका जो स्टोरेज है वो भी थोड़ा लेती है। अब रिलेटिव टू क्या, रिलेटिव टू हाई लेवल लैंग्वेज हम देख रहे हैं, ठीक है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्डवेयर तो हमें ज़ाहिर सी बात है नोन है कि भाई जितनी भी लो लेवल लैंग्वेजेस होंगी उनको अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी हार्डवेयर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। क्यों? अब जैसे कि वही आप देख लें मिसाल जो हमने पहले देखी थी। अब उसमें हम देख रहे थे कि हमने दो नंबर्स थे मूव कराए, एक ई एक्स रजिस्टर में, ई बी एक्स रजिस्टर में। अब आपको वो रजिस्टर नोन होना बड़े ज़रूरी थे कि वो क्या है, और ये भी नोन होना कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं ये भी ज़रूरी था। तो आपने बेसिकली हार्डवेयर से इंटरफेस किया ना, कि आपने हार्डवेयर
की चीज़ों को एक्सेस करते हुए यूज़ किया। तो जब आप हार्डवेयर की चीज़ों से इंटरफेस करते रहेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्डवेयर जो है खुद ही बेहतर होती जाएगी। यही आप देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस में जब हम जाएँगे, तो वहाँ पे आपको इतना पता भी नहीं लगेगा कि भई हार्डवेयर में वो क्या हो रहा है। मतलब कि बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स भी जो हैं, उनको भी शायद हार्डवेयर की इतनी अच्छी उसमें अंडरस्टैंडिंग ना हो, जो कि अगर हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है।